Hello, dear students. In the previous classes, we have already discussed about the integrated rate constant and integrated rate equations of first order reactions and the zero order reactions, and we have already discussed about the half life of zero order and the first order reactions. All right. Today we will start about the pseudo first order reactions. So, what is the pseudo or first order reaction? So, pseudo first order reactions. तो इसका एग्जाम्पल से कंसीडर करते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं कि है क्या. तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ एग्जाम्पल इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. हम इथाइल एसीटेट का क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे. द फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट इज CH3COO C2H5 and it will be hydrolysis with the water and it will convert into the acetic acid CH3COOH and it will form also the ethanol. Alright. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि here there are two reactant. यहाँ पे हमारे दो रिएक्टेंट हैं. दो रिएक्टेंट पे कंसीडर करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन होगी, कुछ इसकी कंसंट्रेशन होगी. अगर हम मान के चलें 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट है हमारा एंड वी हैव कंज्यूम दैट 10 मोल ऑफ वाटर ले रखा है, तो इट विल बी प्रोड्यूस दैट 0.01 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड दी 0.01 मोल ऑफ एथेनॉल. ऑलराइट. अब इसमें बात ये है कि रिएक्टेंट इफ वी हैव दी एक्सेस अमाउंट एंड लार्ज अमाउंट, कोई भी हम लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं, कोई भी दो रिएक्टेंट उसमें से एक अमाउंट जो है वो लार्ज अमाउंट में ले लेते हैं. ठीक है. जब लार्ज अमाउंट में ले लिया और इसका रिएक्शंस के अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट जो होगा काफी मिनिमम हो, है ना. कि जैसे हमने इसको 10 मोल ले लिया, 10 मोल में सब कंज्यूम जो हो रहा है 0.1 कंज्यूम हो रहा है मोल. ठीक है. तो लार्ज एक्सेस अमाउंट में लेने के बाद अगर वो रिएक्शंस के अंतर्गत जिसका लार्ज अमाउंट का जो कंज्यूम हो रहा है वो काफी मिनिमम अमाउंट में हो, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, एज ए नेग्लेक्ट मान लेते हैं. तो ओवरऑल रिएक्शंस की कंसंट्रेशन जो है वो ऑनली डिपेंड ऑन द इथाइल एसीटेट पे ही वो हमारा सारे का सारा रेट ऑफ रिएक्शंस कंसीडर डिपेंड करेगा. तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है क्या कि बेसिकली जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन है वो दोनों की इन्वॉल्व होती हैं, बट वी कंसीडर ओनली द फर्स्ट. तो इसके अंदर जो हम कंसीडर करेंगे वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम कंसीडर करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. ऑलराइट. तो इसमें एग्जांपल में इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं, रेट विल बी इक्वल टू K डैश, किस पे डिपेंड कर रहा है, H2O पे. द सेकंड वन इज इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5. ऑलराइट. ये हो गया हमारा. अब यहाँ पे जो हमारा क्या है, रेट विल बी डिपेंड K इक्वल टू CH3COO C2H5, है ना, वेयर K विल बी इक्वल टू K डैश H2O. यह हमारा बन जाएगा K इक्वल टू K डैश H2O. तो इस कंसंट्रेशन को हम क्या करेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर कंसीडर करेंगे. बेसिकली यहाँ पे ये कंसंट्रेशन ये है, एक कंसंट्रेशन ये है, बट द अमाउंट ऑफ जो हमारा एक्सेस अमाउंट में जो कंपाउंड ले रखा है उसका इन्वॉल्वमेंट इन द रिएक्शंस वेरी मिनिमम अमाउंट होने की वजह से इस टर्म्स को हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं. तो इस रिएक्शंस को हम कंसीडर करते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So first example is hydrolysis of ethyl acetate and second example we can consider as hydrolysis of cane sugar. Right. So cane sugar is C12S22O11. It will be hydrolysis with the water and it will form the O6 plus C6H12O6. This one is sucrose and the second one is fructose. Alright. So ये जो है, this is the another example of pseudo first order reactions and this one is first order. This one is hydrolysis of ethyl acetate is the another example. The pseudo first order reactions ये हो गया. The next is reactions dependent on temperature. कि whenever we increase the temperature, so what will be the effect on the rate? तो किसी भी रिएक्शंस की रेट पे टेम्परेचर्स को इंक्रीज करने पे क्या इफेक्ट आता है, तो हम देख लेते हैं टेम्परेचर इफेक्ट. द एक्सपेरिमेंट इज डेवलप्ड बाय द बोल्ट्जमान. बोल्ट्जमान ने इस चीज के एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया तो ऑब्जर्व करना, बट दे डू नॉट गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं दे पाए थे. तो आर्नियस वाज द साइंटिस्ट हु डेवलप द रेट कांस्टेंट एंड द temperature dependent equation which is called the Arrhenius equations को हम बोलते हैं Arrhenius equations. तो K will be equal to e की पावर माइनस के EA upon RT. This is the Arrhenius equations. Arrhenius equations.
ऑलराइट, तो टेम्परेचर इफेक्ट में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, उसको ऑब्जर्व किया गया। उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल। तो क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। मोस्ट ऑफ रिएक्शंस को देखा और इस इक्वेशंस को उन्होंने डेवलप करके दिया आर्नियस ने, के विल बी इक्वल टू ए की पावर ए इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर ई अपॉन आर टी, वेयर के इज रेट कांस्टेंट। यहाँ पे के हमारा रेट कांस्टेंट है, एक आर्नियस इक्वेशन का आर्नियस कांस्टेंट है, आर्नियस कांस्टेंट है। ई ए है जो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे सारे कांस्टेंट हो गए। अब यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या जनरल? इफ वी टेक द प्लॉट ग्राफ ऑफ रिएक्शन, तो हियर इज पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन द रिएक्शन कोऑर्डिनेट, उसको हम एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है एनर्जी वो है पोटेंशियल से थोड़ी सी इनिशियल कम है एंड इट विल बी द प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट के लिए है एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए देयर इज एनर्जी बैरियर, इसको बोलते हैं एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स। एनर्जी हमारी इनिशियली कहाँ थी, रिएक्टेंट की इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी, इसको हमें इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस आउट करना है। जब तक एनर्जी बैरियर क्रॉस आउट नहीं होगा तो द रिएक्टेंट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं हो सकता, बदलेगा नहीं। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट को यहाँ तक एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट तक, तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ से एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे इस टर्म्स को हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से डेवलप होती है? इट एनर्जी डेवलप बाय द कोलिजन, कोलिजन से होती है। कोलिजन क्या है? तो कोलिजन में क्या है, कोलिजन थ्योरी के आसपास हम समझ लेते हैं कि हमारा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम इमेजिन करके चलते हैं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हमारे स्फीयर फॉर्म में रहते हैं। अब ये स्फीयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो आपस में कोलाइड करने पे दे विल बी प्रोड्यूस द एनर्जी, है ना, वो एनर्जी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो एनर्जी जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है कि जब तक एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी को क्रॉस आउट नहीं कर देगा, है ना, तो तक वो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एनर्जी जिसको क्रॉस आउट कर दे, दैट एनर्जी डेवलप बाय द इफेक्टिव कोलिजन, उसको हम सब कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या है? इफेक्टिव कोलिजन आर दोज कोलिजन बाय विच वी गेट द एक्टिवेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स एंड इफेक्टिव एक्टिवेटेड एनर्जी। ऐसे कोलिजन जिसके द्वारा हम एक्टिवेटेड एनर्जी के बैरियर को क्रॉस आउट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द, हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। तो सेकंड वन इज नॉन इफेक्टिव कोलिजन। नॉन इफेक्टिव कोलिजन, नॉन इफेक्टिव कोलिजन क्या होते हैं कि ये एनर्जी के बैरियर को क्रॉस आउट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे कोलाइड्स हो सकते हैं जिसके द्वारा ये एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस आउट नहीं कर पाएगा, तो रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं हो पाएगा। तो ऐसे इफेक्ट कोलिजन्स को हम कंसिडर करते हैं एज ए नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स के अंतर्गत। ऑलराइट, तो यहाँ पे है, और इफेक्टिव कोलिजन और नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स के बेसिस पे ही हम लोगों ने समझा था मॉलिक्यूलरिटी को, मॉलिक्यूलरिटी, और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने निकाला था कि मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमारी यूनिमॉलिक्यूलर हो सकती है, बायोमॉलिक्यूलर हो सकती है या फिर ट्राईमॉलिक्यूलर हो सकती है। ऑलराइट, ट्राई से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोलिजन थ्योरी कहता है कि नंबर ऑफ जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं मोर देन 3 कोलाइड आपस में नहीं हो सकते। अगर कोलाइड भी होते हैं तो दे विल नॉट गेट दी सफिशिएंट एनर्जी, कि वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हमको मिल पाती जिसके द्वारा वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और मॉलिक्यूलरिटी वही कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही कंसीडर किए जाएंगे, वही सब्सटेंस स्पीसीज कंसीडर किए जाएंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसलिए जो मॉलिक्यूलरिटी है मोर देन 3 कंसीडर नहीं की जाती। आई होप टेम्परेचर स्पेक्ट समझ में आ गया विद द आर्नियस इक्वेशंस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट इज आर्नियस इक्वेशन था हमारा k इक्वल टू a की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। टेकिंग लॉग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू, ये एक्सपोनेंशियल की पावर है तो नीचे आ जाएगा, ये अपॉन आर टी,
प्लस ये ln है प्लस a, है ना। जब log ले लेंगे तो हमारा ये इक्वेशन डेवलप होगा। नाउ इट इज कंपेयर विद द y बराबर mx प्लस c से इसका कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज ऑन y एक्सिस, दिस इज द इंटरसेप्ट, सॉरी दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम उसको किस प्रकार से करेंगे। y एक्सिस हमने के दे रखा है ln k, ऑन द x एक्सिस हमारा जो है 1/t है, 1/t माइनस EA अपॉन r, दिस इज द स्लोप एंड द ln a विच इज इंटरसेप्ट। तो हमारा ग्राफ प्लॉट कुछ इस प्रकार से होगा फॉर बाय द आर्नियस इक्वेशंस के द्वारा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को भी कंसीडर कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में क्या है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में क्या है, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके द्वारा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो दैट इज कंसीडर एज अ कैटलिस्ट, उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ कैटलिस्ट की फॉर्म में। ऑलराइट, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज करते हैं दैट इज कंसीडर हमारे इनहिबिटर्स की फॉर्म में कंसीडर किए जाते हैं। तो हमने ले रखा है 2KClO4, 2KClO3, इसको हमने रिएक्ट कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 विच इज कैटलिस्ट, यहाँ पे कैटलिस्ट में तो फॉर्मेशन करेगा 2KCl प्लस 3O2। ऑलराइट, तो हमारा फॉर्मेशन हो रहा है 2KCl प्लस 3O2 का प्रोड्यूस हो रहा है। ऑलराइट, तो वेयर इज दिस इज कैटलिस्ट, ये हमारा कैटलिस्ट है। जनरली कैटलिस्ट यूज फॉर द डी ग्रुप एलिमेंट, जो हमारे कैटलिस्ट हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं डी ग्रुप के एलिमेंट से। तो पर्पज जो है इसका बिहाइंड ये है कि हम डी ग्रुप के एलिमेंट को क्यों कंसीडर करते हैं। द रीजन इज कि जो हमारे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जो डी ग्रुप के एलिमेंट है दे हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। तो जिसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये हम लोग कैटलिस्ट इसका डी ग्रुप के एलिमेंट को ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम यूज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर कैटलिस्ट के यूज की वजह से इसको हम ग्राफिकल मेथड में देखेंगे ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, तो क्या होगा, जैसे हम लोगों को पता है दिस इज द रिएक्टेंट एंड हियर इज प्रोडक्ट। ऑलराइट, ये हमारा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट एंड द वाई एक्सिस दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, ये हमारे रिएक्शन की कंसंट्रेशन है, एनर्जी है, ये एनर्जी का बैरियर है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस है ना, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये विदाउट कैटलिस्ट यूज किया हुआ है, अगर हम इसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इट विल फॉलो दिस। ठीक है, तो कैटलिस्ट यूज करने पे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बाय विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट डालने पे क्या होती है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो ही कम होगी तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये इतने स्पेस के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे पहुँच रहे थे, तो ये स्पेस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं तो प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होंगे, तो ये हमारा क्या कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देगा। राइट, तो दिस इज द कैटलिस्ट यूज, किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं चैप्टर में। वैसे इन द चैप्टर आफ्टर द रिड्यूसिंग ऑफ द सिलेबस, द हमारा जो है वो हमारा हाफ लाइफ तक है 0 आउट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। आर्नियस इक्वेशंस के अंतर्गत नहीं, कोलिजन थ्योरी नहीं है, फिर भी इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं, उसको स्टडी करना है तो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करते हैं। इसकी क्वेरीज जो हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज सरफेस केमिस्ट्री। ऑलराइट, थैंक यू।